चलिए लाइव है हम लोग। पिछले क्लास में सबको समझ में आया था सारी बातें? याद है कि भूल गए सभी? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 24 से पूरा याद रखना है। वो तो हमने इसलिए बता दिया है कि पहला वाला जो आपका एलिमिनेशन मेथड काम कर गया, तो है ना। 24, 20, 10, 27, 31 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, और वो तो बहुत पुराना पुराना याद रहता है आप लोगों को। नंबर कई बार बंद हो गया तब तक याद है, तो आपको वैसे याद रखना है 24, 20, 10, 27, 31। हाँ, और इधर वाला भी एक तरफ 2 नंबर है ना। 83 से जो 88 वाला था, है ना, 83, 19, 50 और 88, 17, 40। इंग्लिश वाले लोग भी इसी प्रकार से याद कर लेंगे। तो हाँ, तो स्पेशल नंबर है ना, 10 थोड़े रहेगा सब में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के भूगर्भिक संरचना। बिहार बना हुआ कैसे है? ठीक है, बिहार का निर्माण कैसे, किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है और कौन कौन से चट्टान मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बिहार का, इसको सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां से प्रश्न जो है लगभग प्रत्येक वर्ष जो है एक पूछता है। हर ज्योग्राफी में इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ की बात करेंगे, है ना। बिहार का भूगर्भिक संरचना और साथ साथ में उच्चावच, मतलब कि बिहार किस प्रकार के चट्टानों से मिल करके बना है, कहां पर कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगा, किस प्रकार के चट्टाने देखने को मिलेंगे, और जो है बिहार के क्षेत्र में जो भूगर्भ में जो चट्टाने हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रदेश का निर्माण अगर होता है तो वहां की एक भूगर्भिक संरचना होती है। जैसे अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ कि पूरे भारत का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या रहा है उसको आपने देखा होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के विषय में। किसके विषय में? तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो अगर कहा जाए ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के विषय में, भूगर्भिक संरचना के विषय में, तो बिहार जो है वो 4 प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बना है। कितने प्रकार के? बिहार जो है वो 4 प्रकार के चट्टानों से, 4 टाइप्स ऑफ द रॉक। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बना है। कितने प्रकार के? चलिए, तो 4 प्रकार के चट्टानों से जो मिलकर के बना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर कहा जाएगा बिहार का निर्माण या बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यह अगर भौगोलिक क्षेत्र के विषय में कहा जाए, 4 प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बना है। 4 प्रकार के चट्टानों से। कितने? 4 टाइप्स ऑफ द, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 कौन कौन सा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले जिस चट्टान के विषय में, जिस रॉक के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है धारवाड़। क्या नाम है? तो हम कहेंगे इसको धारवाड़ चट्टान।
क्या कहेंगे इसको हम? तो सबसे पहला जो हमने डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, इसका नाम है धारवाड़ चट्टान। और अगर इसके विषय में कहा जाए तो बिहार के दक्षिण में ही आपको दिख रहा है ना, बिहार के दक्षिण और साथ साथ बिहार के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में इसका विस्तार है। बिहार के दक्षिण और बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इसका विस्तार है। अब वैसे भी मैप से इन बातों को आप समझ सकते हैं कि जो बिहार के पूरब का जो हिस्सा है यह है वेस्ट बंगाल का, है ना। तो यहां से लेकर के अगर देखा जाए तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो विस्तार है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का है। तो हम इसको जो है मेंशन भी करना चाहेंगे एक स्टेप के माध्यम से, ताकि आपको दिखे यहां पर प्रॉपर, है ना। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के विस्तार के विषय में अगर कहा जाए, ध्यान से समझिएगा, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जो विस्तार है अगर इसके विषय में कहा जाए तो बिहार के एक तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है यहां पर यह जो है विस्तृत है। तो पहला पॉइंट यहां पर समझिएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका नाम क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एकदम ध्यान से इस टॉपिक को सभी को समझना है। अगर इसके विषय में कहा जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर इसका विस्तार के विषय में कहा जाए, अगर हम कहें कि ये कहाँ मिलता है हमें, अगर इसका विस्तार के विषय में कहा जाए तो पहला नंबर पर तो ये रखिएगा कि ये जो साउथ पार्ट है ना, साउथ पार्ट ऑफ बिहार, इवन कहिए कि जो जहां पर बाउंड्री जो है बिहार का लगा हुआ है झारखंड के साथ में, है ना, दक्षिणी सीमावर्ती हिस्से, दक्षिणी सीमावर्ती हिस्से, साथ साथ में आपको यह समझना है कि दक्षिण पूर्व में भी, दक्षिण पूर्व में भी साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है यहां पे धारवाड़ क्रम के चट्टान है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने वैसे भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो चट्टानों का निर्माण जो होता है वो 4 युगों में होता है। अलग अलग आपने युग पढ़ा होगा, जैसे एक तो आपने पढ़ा होगा प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, एक होता है आपका कैम्ब्रियन युग, फिर अगर कहा जाए तो एक टर्शियरी आपने पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा क्वाटरनरी, ठीक है। समझ में आया? तो ये 4 युग में चट्टानों का निर्माण होता है अगर बात किया जाए तो अगर इसमें कहा जाए तो सबसे जो पुराना होता है, सबसे जो ओल्डेस्ट होता है वो प्री कैम्ब्रियन युग, जो आर्कियन युग में जो चट्टानें बनती हैं, है ना, आर्कियन युग की जो चट्टानें होती है सबसे पुराना चट्टान होता है। तो जो बिहार का चट्टानों का निर्माण हुआ है एक तो प्री कैम्ब्रियन युग का भी है, टर्शियरी युग का भी है और क्वाटरनरी युग का भी है। बात समझिएगा, यानी कि बिहार की चट्टानें सबसे पुरानी भी हो सकती है और नवीन भी हो सकती है। पहली बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी आपसे पूछ दिया तो इसमें ऐसा सवाल बन सकता है कि बिहार की चट्टानें नवीनतम है या प्राचीनतम है, क्या आपका उत्तर हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानें, है ना, भी जो आर्कियन युग की बनी हुई है, आर्कियन एज की बनी हुई है, और नवीनतम यानी कि क्वाटरनरी एज में सबसे पुराना आर्कियन चट्टान है, आर्कियन रॉक रहेगा, और सबसे नया जो रहेगा वो क्वाटरनरी रहेगा। तो ये दोनों ही प्रकार के बिहार में रहेंगे। अभी हम बात जब कर रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टाने की, तो अगर धारवाड़ क्रम की चट्टाने की अगर विषय में हमने कहा तो इस बात को समझिएगा कि धारवाड़ चट्टाने के विषय में अगर हमने कहा तो इस बात को समझिएगा कि ये जो चट्टाने हैं वो आर्कियन युग में बना है। कब बना है? आर्कियन युगीन चट्टाने हैं ये। बात समझ में आया? तो अगर हम आर्कियन युग की बात करें, अगर आर्कियन युग की बात करें तो अभी हमने बताया था कि ये चट्टाने जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। कब बना है? प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। तो अगर हम प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें तो एक बात तो आपको दिमाग में आ गया हो कि सर ये चट्टानें पुरानी होगी, होगा कि नहीं होगा? तो एक प्रश्न बनता है यहां से
कि बिहार की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसमें आप चूंकि समझ रहे हैं कि इसका विकास हो जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में या कहें आर्कियन युग में हुआ है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि बिहार की सबसे प्राचीन या कहें कि पुरानी चट्टानें। तो आपसे अब देखो सवाल कैसे ज्योग्राफी का घुमा करके पूछता है कि बिहार के बने हुए जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट क्षेत्र जो है, एरिया कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट रीजन, और उसमें बिहार का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको देगा। जैसे उत्तर बिहार का हिस्सा, दक्षिण बिहार का, दक्षिण पूर्व का। क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। अब हम जो चीजों को पढ़ा रहे हैं इसके हिसाब से आपके दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए पूरा ज्योग्राफी के क्लास में। पहला तो ये जो कि हम जो फैक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट के साथ हम फैक्ट बता रहे हैं, और तीसरा पूरा मैप जो हम बता रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन से हिस्से को हम डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी जो ट्रेंड बना हुआ है बीपीएससी में जो बिहार ज्योग्राफी का, उसमें 1 से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जिसमें डायरेक्ट लाइन आपको किसी जो है किताब में नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं आया? किसी बुक में डायरेक्ट वो लाइन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करोगे तो उसमें सीधा जो है बहुत आसान प्रश्न आपको वो लगेगा। तो पहला बात तो ये कि बिहार के सबसे प्राचीन चट्टान है ना, अगर कहा जाए तो ओल्डेस्ट रॉक के विषय में अगर कहा जाए तो ये आपका जो है वो धारवाड़ होगा। प्री कैम्ब्रियन युग मतलब आपने देख लिया यहां पर चट्टानों का निर्माण हमने बताया है 4 युग में होता है। प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग, टर्शियरी यानी तीसरा समय, और क्वाटरनरी यानी कि चौथा। तो सबसे प्राचीन जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं बिहार में अगर कहा जाए तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की। अब देखो कई किताबों में ये लिखा रहेगा कि इसी का दूसरा नाम जो है वो रहेगा आपका आर्कियन युगीन चट्टानें। बात समझ में आ रहा है? आर्कियन युगीन चट्टानें कई किताबों को आप पढ़ोगे तो ये धारवाड़ का नाम ना लिख करके लिख देगा कि बिहार के दक्षिण पूर्व में जो है, बिहार के दक्षिण पूर्व में जो है वो आपके आर्कियन युग के चट्टानों का विस्तार है। क्या यहां तक सारा पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए अब आता है जिले की बात। इंग्लिश वाले को सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कहा जाएगा तो आर्कियन एज की बनी हुई चट्टानें जो बिहार में है जिसका नाम है धारवाड़ रॉक, और अगर कहा जाए तो ये ओल्डेस्ट रॉक है जो है आपके बिहार का। अगर इसके विस्तार के विषय में कहा जाए कि यह जो है कौन से रीजन में है, इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में हुआ है, तो याद रखिएगा गया से लेकर के, है ना, बात किया जाए गया हो गया, उसके बाद बात किया जाए तो नवादा हो गया, फिर उसके बाद बात किया तो जमुई का क्षेत्र में खूब है, बांका के क्षेत्र में खूब है, ऊपर में जो मुंगेर का हिस्सा आपको दिखता है, मुंगेर में भी जो है इस चट्टान का सबसे अधिक जो है विस्तार देखने को मिलता है। तो अगर इसका विस्तार के विषय में कहा जाए कि बिहार के कौन से जिले में है, इसको भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इस सब समझोगे कि नहीं समझोगे? नवादा इंग्लिश में लिखेंगे जी, हिंदी वाला समझ जाता है ये सभी। ज्यादा लोग हैं इसीलिए प्रधानता देना पड़ता है हमें। मुंगेर। तो अगर मैप में आप इसको देखोगे तो मैप में अगर देखोगे तो सभी जिले को लगभग हमने बता दिया है ना। एक जिला इसमें केवल मुंगेर ही जो है वो आपको लग रहा होगा कि एकदम नया मिला है। तो गया आपका यहां पर हो गया, है ना, नवादा आपका यहां पर हो गया, फिर उसके बाद कहा जाए तो जमुई आपका यहां पर हो गया, बांका यहां पर हो गया, और साथ साथ में मुंगेर का हिस्सा जो है वो यहां पर हो गया। क्लियर है सभी को? आपको देख करके लग रहा है कि नहीं कि दक्षिण पूर्व का ये हिस्सा है? दक्षिण के भी हिस्से हैं लेकिन साथ साथ में दक्षिण पूर्व तक के जो है इसका विस्तार है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो अब प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें जिला से जो है वो कनेक्ट करके प्रश्न पूछ देगा। 4 जिले ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे और उसमें जो है ऐसा आपको ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन से जिले की चट्टान सबसे पुरानी है। अब बात को समझिएगा, किसी भी किताब में किसी भी बुक में क्या ये लाइन डायरेक्ट मिल सकता है? डायरेक्ट ये लाइन नहीं मिलेगा।
आपको इसमें लिखा हुआ रहेगा निम्नलिखित में से कौन से जिले की चट्टान सबसे पुरानी है। इधर रोहतास रहेगा, कैमूर रहेगा, इधर आपको जो है पटना के तरफ का कोई क्षेत्र एक दे देगा, और एक इधर से निकाल के गया या मुंगेर दे देगा। क्या उत्तर हो जाएगा? अगर गया है तो वो, नहीं तो मुंगेर का हिस्सा। तो ये जो जिला के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ज्योग्राफी में, वो डायरेक्ट कहीं मैच नहीं करेगा। तो अभी जो पूछा गया है मुंगेर के चट्टानों के विषय में, ये बातें पूछी गई है। अब उसमें जिला तो मेंशन नहीं है, लेकिन मुंगेर से ही रिलेटेड है, और वो क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर इसमें थोड़ा विस्तार से हम और डिस्कस करें तो गया में जो आपको पहाड़ी का हिस्सा मिलता है, इसमें जो है आपका एक तो तपोवन पहाड़ी मिलता है, एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी मिलता है। ठीक है, ये दो प्रमुख है। उसके अलावे अगर एक और कहा जाए तो ढुंगेसरी पहाड़ी मिलता है। उसी प्रकार से गया के बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा मुंगेर है, यहां पर दो पहाड़ियों का क्षेत्र है, एक खड़गपुर की पहाड़ी और एक गिद्धेश्वर की पहाड़ी। क्या बोले? खड़गपुर की पहाड़ी और एक। तो इन दोनों बातों को हम यहां पर मेंशन कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम गया की बात करें तो गया में हमने क्या कहा कि यहां पर जो है ब्रह्मयोनी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ब्रह्मयोनी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और विस्तार से बात किया जाए तो बराबर की भी जो पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियां, ठीक है, ये आपका अगर वर्तमान हिस्सा से देखा जाए तो एक तो गया और साथ साथ में जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद, ये दोनों के जो है बाउंड्री पर एक्चुअल में है। बात समझ में आ गया? तो आप जब मैप को देखोगे बिहार का, तो यहां जब गया देखोगे तो इसी के बाद जो है जहानाबाद आपको दिखेगा, और इसके बाद आप देखते हो पटना है। ठीक है, इस प्रकार से गया तो दक्षिणतम आपको पता है कि जिला है, तो इससे जब उत्तर जाओगे तो जहानाबाद मिलेगा, और इससे के उत्तर में आपको पटना मिलेगा। तो ये जो गया का जहां पर बाउंड्री खत्म हो रहा है, वहीं से जहानाबाद शुरू हो रहा है। तो वो पूरा जो है विस्तार है आपको चट्टानों का, मतलब ये आपको पहाड़ी का हिस्सा दिखेगा, और वही बराबर की पहाड़ियां। तो गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, तपोवन की पहाड़ियां। ठीक है, तपोवन की पहाड़ियां, ये सभी आपको मिलने वाला है गया में, और ये सभी जो है वो आपके धारवाड़ क्रम के चट्टानों का ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? तो ये सभी चट्टाने जो है आपके पुराने हैं। आपने इतिहास में ये भी पढ़ा होगा कि बराबर की पहाड़ियों में ही अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण, भूल गए इतना जल्दी? हाँ, चार जो है गुफाओं का निर्माण इसी में कराया गया था ना। तो लगता है ज्योग्राफी आता है तो हिस्ट्री गायब होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये तीनों याद रखना है। ठीक है, एक तो हमने जो कहा ब्रह्मयोनी की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, और साथ साथ में तपोवन की। नाम में कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम के सेम इंग्लिश में भी आपको मिलने वाला। तो अगर बात किया जाए तो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं आपसे मुंगेर का। किसका बात कर रहे हैं? और मुंगेर में भी दो बड़ा ही फेमस पहाड़ियों का हिस्सा है। एक तो आपको खड़गपुर को याद रखना है। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां याद रखना है, और दूसरा जो हमने बताया गिद्धेश्वर। ठीक है, गिद्धेश्वर। तो अभी हम इसको मैप पर भी दिखाएंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये जो 4-5 हमने बताया, एक तो ब्रह्मयोनी की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, तपोवन की पहाड़ियां, खड़गपुर के विषय में, प्लेटू के विषय में कहेंगे, और आपका गिद्धेश्वर का जो पठारी हिस्सा है, ये दोनों के विषय में अगर हम कहें तो खड़गपुर प्लेटू और गिद्धेश्वर प्लेटू, इसमें ये पांचों में जो सबसे अधिक बार अभी तक जो पूछा गया है वो खड़गपुर के विषय में पूछा गया है। ठीक है, जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, ये जो खड़गपुर की पठारी भाग है, इसमें जो है अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीनतम है। और यही खड़गपुर की पहाड़ियों के विषय में अगर कहा जाए तो यहां पर खनिज भी खूब मिलता है बिहार के क्षेत्र में। तो अगर बात किया जाए तो इसी खड़गपुर के पहाड़ियों में सोना का भी भंडारण का अनुमान है, गोल्ड का। ठीक है, इसी खड़गपुर की पहाड़ियों से तांबा के भी अवशेष है, और यहीं से कहा जाए तो चट्टानों का कुछ हिस्सा जो है वो स्लेट भी है। स्लेट समझते हैं आप लोग, है ना? बचपन में आपने स्लेट पे लिखा है, जो पत्थर का बना हुआ रहता है और उसके चारों तरफ जो है वो लकड़ी लगा हुआ है ना। तो कई बार झगड़ा में वही काम भी आता था, हथियार के रूप में भी। हाँ, झगड़ा हुआ, निकाले, दे दनादन उसी से।
स्लेट फूटे तो फूटे, लेकिन पोजीशन नहीं घटना चाहिए। तो ये स्लेट कहां मिलता है? बिहार में। इसके अलावे क्वार्टर जाइट भी मिलता है इसी खड़गपुर की पहाड़ियों में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो अब अगर देखा जाए, जो हम धारवाड़ पर्वत श्रेणी, धारवाड़ के विषय में बता रहे हैं, चट्टानों के विषय में, तो बहुत सारे बातों को हमने डिस्कस किया है कि करके पहले देखेंगे। इसका विस्तार जो है बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती हिस्से में, साउथ ईस्ट के हिस्से में है। अगर कहा जाए तो हमने इसमें बताया कि इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ है। किसमें हुआ है? ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, सीधे समझना कि सबसे प्राचीनतम चट्टान का निर्माण जो है आर्कियन युग में होता है या प्री कैम्ब्रियन युग में। इसी में दो प्रकार की चट्टान है, जो ज्यादा टूटे फूटे हिस्से होते हैं उसको कहते हैं धारवाड़, और जो कम टूटे फूटे उसको आर्कियन कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर आपसे पूछा जाए, या कहे आर्कियन या कहे धारवाड़, दोनों एक ही है, अलग नहीं समझना है। दोनों का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी कि सबसे पहले हुआ है। अगर कहा जाए तो बिहार का सबसे पुरानी या प्राचीनतम चट्टान, इसका विस्तार अगर कहा जाए, है ना, यहां पर अगर कहा जाए कहां कहां में मिलता है, तो अगर इसके विषय में कहा जाए तो आपको याद रखना है कि ये गया में, नवादा में, जमुई, बांका, मुंगेर, थोड़ा बहुत भागलपुर के हिस्से में भी आपके शामिल है। जैसे भागलपुर में भी थोड़ा आपका, ठीक है, शामिल है। आपको हमने बताया होगा कभी इतिहास में राजमहल की पहाड़ियों के विषय में, याद आ रहा है? तो वो भी इसी का हिस्सा है, जो राजमहल की पहाड़ियां हमने बताया होगा। बताओ तो कौन सा विद्रोह फैला हुआ था यहां पे? हाँ बताओ। राजमहल, संथाल विद्रोह का जो है विस्तार इस हिस्से में था। अब देखिए इस बात को समझिएगा, धारवाड़ के विषय में अगर कहा जाए तो इसमें हमने गया के क्षेत्र में ब्राह्योनी की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां और तपोवन की पहाड़ियां बताया। इसमें से भी कुछ मिनरल्स, कुछ मेटल मिले हैं, और इसके बारे में भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि अगर इसके विषय में कहा जाए तो जो है लोहा के अवक्षेप है, लोहा के अवक्षेप मिले हैं यहां पर, ठीक है। इसमें आपको लिखना है आयरन का, ठीक है। उसके अलावे अगर कहा जाए तो आपको यहां पर जो है लिथियम, हालांकि ये सब हम खनिज वाले सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। लिथियम, यूरेनियम, जो गया का क्षेत्र आपको दिखता है, गया के हिस्से में लिथियम भी है और साथ साथ यूरेनियम भी है। लिथियम और गया के क्षेत्र में जो है, एक तो हमने कहा कि लिथियम भी मिलता है और साथ साथ में यूरेनियम, लेकिन इन सब का केवल भंडारण है, यहां से उत्खनन नहीं, मतलब निकाला नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? गया में यूरेनियम, यूरेनियम का इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ में किया जा सकता है ना, मतलब बम बारूद अगर भारत बना रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। और लिथियम का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है बैटरी के निर्माण में। जो मोबाइल का बैटरी होता है उसमें आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा लिथियम आयन बैटरी, देखा है? लेकिन वो हमारे पास जो बन करके आता है वो चाइना से आता है। अरे मोस्टली तो चाइना का ही बना हुआ होता है ना, वो भले ही बेचने के लिए बाद में उसको चेंज करके कैलिफोर्निया लिख दे, जापान लिख दे, लेकिन वो एक तो होता है कि इसका ओरिजिन कहां है, वो प्रोडक्ट आएगा आपका कहां से? चाइना से, बाद में उस पर मुहर लगाया जाएगा कि कैलिफोर्निया का बना हुआ है। अब रैपिंग वाला काम मान लीजिए कहीं और कर दे रहा है और ला रहा है चाइना से, उसमें देखते हो असेंबल्ड लिखा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कैलिफोर्निया, है ना, तो उसमें वो चेंज करके बस लिख देता है। तो हमारे पास में अगर गया में कहा जाए तो आपका यूरेनियम भी है, लिथियम भी है, साथ साथ में टीन के अवक्षेप भी हैं। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के खनिज या धातु मिलते हैं, तो इसमें आपको ये चीजें याद रखना है। वही मुंगेर के हिस्से में कहा जाए तो मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, इसमें ही हमने कहा कि सोना का जो है भंडारण है, यहां से भी सोना निकाला नहीं जा रहा है। बिहार में जो है 3 जगह पर सोने हैं, ठीक है। एक तो आपको यहां हमने बताया, दूसरा जो जमुई को हम डिस्कस किए थे, तो जमुई में भी जो है आपके सोना का सर्वाधिक भंडारण है, ठीक है। जमुई में गोल्ड का खनिज में सब डिस्कस हम फिर से करेंगे। और एक जो है अभी रिसेंट में पता चला है कि जो पश्चिम चंपारण का हिस्सा है वहां पर भी सोना के अवक्षेप, हालांकि अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचे तो जो नॉर्थ का हिस्सा है वो नवीन चट्टानों से बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा चांसेस कम है कि कोई भी खनिज मिलेगा। खनिज के विषय में अगर बात किया जाए तो जो बिहार का साउथ का हिस्सा है, दक्षिण का, वहीं पर खनिज जो है आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन क्या है कि सबसे पुरानी चट्टानें
तो वहीं पर खनिज अधिक रहेगा। अब कोई भी मैदानी भाग का निर्माण मानिए कि एकदम नया हुआ है, नवीनतम, तो वहां ऐसा नहीं है कि जो है सोना तुरंत में कहीं से भेज दिया गया। वास्तव में जितना पुराना रहेगा जीवाश्म उतना अधिक ही वहां पर जो स्टोर होगा और कोई ना कोई धातु बनेगा। चाहे आप हीरा की बात करें, सोना की बात करें या कोई भी धातु, जितना पुराना चट्टान रहेगा वहां पर उतना अधिक जो है ये धातु मिलेगा। टर्शियरी में और क्वार्टरनरी में ये दोनों नवीनतम चट्टान है, वो भूगर्भिक हिस्सा माना जाता है, तो उसमें जो है वो ना के बराबर मिलेगा। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ है तो इसीलिए हम कहते हैं कि खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड है। तो हमने कहा कि ये जो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है वो झारखंड के साथ बिहार के दक्षिण वाले हिस्से में है। जो आपको ये सम्मिलित धारवाड़ क्रम की चट्टानें बता रहे हैं, इसका नाम ही है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो झारखंड में है। कहां है? तो ज्यादा खनिज कहां चला जाएगा? और कहीं ना कहीं जो बिहार से झारखंड का बंटवारा भी हुआ है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी बात को बार बार सोच करके कह रहा है कि बिहार के जो ये मतलब जो सम्मिलित बिहार है, ये जो नॉर्थ का हिस्सा है, मतलब जिधर हम लोग अभी हैं, इसके विषय में क्या कह रहा है कि बिहार के चक्कर में हम लोग भी पीछे चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि झारखंड में खनिज का उत्खनन बहुत होता है। जैसे कोयला का सबसे अधिक भंडारण भी और उत्खनन भी कहां से हो रहा है? और भी ऐसे जैसे कि अभ्रक भी सबसे अधिक झारखंड में है, और भी कई धातुओं का उत्खनन जो है झारखंड के क्षेत्र से हो रहा है, वर्तमान झारखंड से। तो बंटवारा करने के पहले इस बात को राजनीतिक पार्टी सोच रहा था कि अगर हम यहां से तोड़ करके अलग कर लिए तो जितना भी खनिज है वो सब हमारे पक्ष में आ जाएगा, और कम से कम इसका गरीबी तो हम लोग नहीं ढोएंगे। बात समझ में आया? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बिहार से झारखंड अलग हुआ, आज तक अमीर नहीं बन पाया। बात समझ में आ रहा है? वो इसीलिए कोशिश भी कर रहा था कि कम से कम हम लोग, कोयला का भंडारण बहुत अधिक है, मतलब झरिया का हिस्सा, हजारीबाग का हिस्सा, ये पूरा जो दिखता है ना आपको, धनबाद का हिस्सा, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, गैंग ऑफ वासेपुर देखा है आपने, कोयला कितना बेचा जाता है। देखो, हम तो बस समझाना चाह रहे हैं कि कोयला बहुत अधिक है, और पीछे वाले मतलब बहुत सपोर्टिव नेचर के लोग हैं वो लोग, है ना। बस थोड़ा सा ट्रैक से अगर हम इतना सा हट जाए, वो लोग तो एकदम रास्ता ही छोड़ देता है। बताओ, तो झारखंड का बंटवारा होने के पीछे का कारण भी यही है। मतलब जब झारखंड का बंटवारा हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000, कब हुआ? 15 नवंबर, बहुत पहले नहीं है, 24 साल पहले, अभी 2024 चल रहा है, तो 24 साल पहले ये लोग गाना बना दिए बिहार वाले के ऊपर और चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं इसमें ऐसा कि मिसरी मलाई खैया खैया कलाकंद अलगे होलो झारखंड। समझ में आया? इसी को बदल करके और क्या कर दिया है, कह रहा है मिसरी मलाई खैया खैया शकरकंद अलगे होलो झारखंड। समझ में आया? इस समय ये गाना बहुत चलता था, जब ये मतलब है ना, बहुत लंबे अरसे तक ये लोग चिढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार वाले को कि अब तुम्हारे पास बचा क्या, ठीक है। और फिर बहुत आगे चला कि अब केवल और केवल बिहार में तो बालू बचा है। क्या बचा? खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बहुत संपन्न नहीं है। मतलब खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो यहां पर अगर उत्खनन में कहा जाए तो एक अभ्रक का होता है, माइका, और बाकी तो ज्यादातर आप केवल भंडारण के रूप में सुनोगे कि बस है जमीन के अंदर, बस कहेगा कि यहां सोना है, यहां सोना है, निकालो। निकालोगे कब? अगर सोना है तो उसको निकालो। हमारा राज्य भी थोड़ा जो है अमीरी की तरफ बढ़े, अगर ये निकलेगा यहां से सोना तो सबसे पहले तो यहां पर जो आसपास के लोग हैं सबको नौकरी मिलेगा और सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा, है ना। जब कोई भी कहीं पर खनिज मिलता है तो जैसे एक तो आप समझते हो कि केंद्र सरकार का डायरेक्ट जो है उस पर, है ना, नियंत्रण होता है, लेकिन राज्य सरकार को भी उससे मुनाफा है। ऐसा नहीं कि उसमें उसका, अभी जो कई सारे ऐसे माइंस हैं जो कि झारखंड में, जिस पर रोक लगा दिया गया उत्खनन को लेकर के, तो उसमें जो है क्या है कि सरकार को बहुत अधिक नुकसान भी है, क्योंकि जिसका गवर्नमेंट है, अगर ये सब जो है प्रकृति का दिया हुआ उपहार अगर उसको मिलते रहेगा तो समझिए उसका प्रदेश संपन्न रहेगा। कोयला जितना अधिक बिके, सरकार उतना अधिक उस पर टैक्स लगाएगी और उसी टैक्स से उसको फायदा।
100 रुपए का अगर कोयला निकालते हैं आप, तो 40 से 50 रुपए डायरेक्ट सरकार के खाते में जाती है। बाकी जो कंपनी निकालती है उसमें उसको फायदा भी कमाना है और उसको बेचना भी है। ये बात पता है? एक एवरेज हम बता रहे हैं कि अगर हजारीबाग से, झरिया से, कहीं से अगर कोयला निकाला जा रहा है किसी भी आपके माइंस से, तो 100 रुपए का अगर कोयला बिक रहा है, मतलब अगर 1 लाख का है, तो समझ लीजिए कि उसमें से 50,000 सीधे सरकार के खाता में जाएगा। समझ में आया? और 50,000 में से 10-20 हजार रुपए जो माइंस वाला जो कंपनी है वो बचाया, और 30,000 का जो है उसमें बेचा गया। तो गवर्नमेंट को कितना फायदा है समझिए। तो सरकार अलग अलग जो योजना लेकर के आती है, या कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, खाते में डायरेक्ट देंगे, वो सब यही कोयला से और तमाम जगह से ही आता है। तो इतना सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? अब बिहार में ये सब कुछ है ही नहीं। अगर ये इतना रहता, अगर यहां पर खनिज और सरकार का नियंत्रण होता, तो विशेष राज्य का जो दर्जा का डिमांड लगातार किया जाता है ना, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि प्राकृतिक देन था भी अगर, तो वो चला गया कहां? झारखंड में चला गया। तो बिहार का जो बंटवारा हुआ है झारखंड के रूप में, तो खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत बड़ा नुकसान मिला। तो अभी भी जितने भी खनिज हैं अगर बिहार में, उसमें से 95% जो मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा वो बिहार के साउथ वाले हिस्से में ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? जो 95% जो आपका मिनरल्स अगर बिहार में कहा जाए 95%, तो एक तो यहां धारवाड़ क्रम की बताया जिसमें, और यहां रोहतास कैमूर के हिस्से में भी आपको मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत यहां, लेकिन एकदम थोड़ा है ना। और लेकिन महंगा भी नहीं, उतना कीमती नहीं, क्योंकि कीमती जितना भी मेटल धातु बनेगा वो समझ लीजिए कि लंबे अरसे तक जो है संरक्षित चट्टान रहेगा उसी में बनेगा, है ना। जो दब गया और बहुत लंबे समय के, कोयला का निर्माण एक दिन में थोड़े होता है, तो बहुत लंबा समय लगता है इसमें। तो ये आपको इतनी बातें रखना है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से याद। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और दूसरे चट्टान को देखेंगे। सारा पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को? हम तो समझा दे रहे हैं, बाकी संभालना आपका ही काम है। तो यहां पर हमने क्या बताया अभी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें या धारवाड़ चट्टानों के विषय में कहा हमने, ठीक है। यहां देखिएगा, ये जो हिस्सा हम आपको अब बताने वाले हैं, ये हिस्से के विषय में अगर कहा जाए तो यहां पर जो मिलता है विंध्य क्रम की चट्टानें मिलता है। कैसा मिलता है? विंध्यन क्रम की चट्टानें, या कहें विंध्य क्रम की चट्टानें। ध्यान से समझिएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें जो आपका मिलेगा इस हिस्से में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए, तो ये बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। किधर है? बिहार के दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हम बात करेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें या फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों के विषय में, विंध्यन क्रम की चट्टानें, एक तो आपने जब इंडिया में पढ़ा होगा चट्टानों को, तब भी ये मिला होगा आपको। तो अगर आपने इंडिया के मैप में इसको देखा होगा तो एक बात को पढ़ा होगा कि भारत को जो 2 भागों में बांटने वाले पर्वत श्रेणी है या फिर है ना चट्टानों की श्रेणी है, वो आपको विंध्य श्रेणी ही है। बताइए आपको, हाँ, भारत को 2 भागों में जो बांटती है, उत्तर और दक्षिण के रूप में, विंध्य पर्वत श्रेणी ही बांटती है। तो यही जो भारत में बांट रहा है विस्तार, राजस्थान से लेकर इधर तक जो है, तो यहां जो आपको बिहार मिलेगा, तो बिहार का यही हिस्सा जो है इसमें टच कर रहा है। बात समझ में आया आपको? जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो भारत को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में, एक उत्तर का हिस्सा और एक दक्षिण का हिस्सा। तो यही जो विस्तार है विंध्य पर्वत का, तो जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यही बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, इसी को टच करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? अरे ये तो वन लाइनर सवाल बनता है जो कि सबको पता होता है, कैसे तुम लोग नहीं बता पा रहे हो? विंध्य पर्वत श्रेणी कुछ ऐसा है। तो इसमें बिहार का लोकेशन अगर कहा जाए तो यहां है। तो ये जो हिस्सा बिहार का मिलेगा वो साउथ वेस्ट मिला कि नहीं? तो बिहार का अगर कहा जाए तो जो दक्षिण
पश्चिम का हिस्सा है, यहीं पर विस्तार है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यन पर्वत श्रेणी का। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया है कि बिहार का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा इसमें विस्तृत है ना। अगर बात किया जाए तो एक तो हमने कहा साउथ वेस्ट का हिस्सा जो है इसमें शामिल है। अब ये तो समझ में आ गया आपको मैप में। आपको यह जो है जिला में इसका विस्तार पूछेगा कि इसका विस्तार कौन कौन से जिला में है। तो दो जिला याद रखना है, एक रोहतास और एक कैमूर। ठीक है, यहां पर जो आपका है वो रोहतास है और यहां आपका कैमूर है। याद आ रहा है? यहां क्या है? रोहतास, और यहां दूसरे क्लास में भी याद करवाए थे और कल भी बताए इस बात को। यहां पर रोहतास है और यहां रोहतास का बाउंड्री इधर झारखंड के साथ में भी शेयर हो रहा है और इस तरफ कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में। तो इसके विस्तार के विषय में अगर कहा जाए तो इसका जो अगर विस्तार कहा जाए तो इसमें याद रखना है कि यह कहां पाया जा रहा है। तो एक तो हमने बताया रोहतास, क्या बताया? रोहतास। और रोहतास के अलावे अगर कहा जाए तो दूसरा जो हिस्सा हमने बताया वो है कैमूर। क्या है? दोनों याद रहेगा, एक रोहतास और दूसरा यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अब एक बात जो है यहां हम कंपैरिजन करके बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना था ना। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया कि यह प्राचीन जो है वो चट्टानें हैं। इसी धारवाड़ क्रम को हमने ये भी कहा था कि आर्कियन युगीन चट्टानें हैं। तो जब हम प्री कैम्ब्रियन युग में बात करेंगे तो उसमें भी कुछ फेज है, लंबे अरसे तक चूंकि वो चलता है तो सबसे जो पुराना होता है वो आर्कियन युगीन ही होता है। और प्री कैम्ब्रियन युग का ही चट्टान जो है वो ये आपका विंध्यन क्रम के भी चट्टाने हैं, लेकिन ये चट्टाने जो हैं वो धारवाड़ क्रम से ज्यादा नवीनतम है। ओवरऑल कहा जाए तो बिहार की दोनों चट्टाने प्राचीन हैं, बात समझ में आया। लेकिन इसमें भी सबसे पुराना कह दे तो क्या हो जाएगा? धारवाड़। सबसे पुराना कह देगा तो, हालांकि यहां पर हम यह भी मेंशन करेंगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं इसका भी जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। बात समझ में आ गया? हमने क्या कहा? प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है, इस बात को ही आपको याद रखना है। लेकिन दोनों में सबसे पुराना कौन सा है? दोनों में सबसे पुराना कौन सा है? धारवाड़ क्रम का चट्टान है। ठीक है, अब इसका विस्तार आपने देखा साउथ वेस्ट में है। जिला की बात किया जाए तो एक तो रोहतास में और दूसरा मेनली यही दो क्षेत्र है जहां की इसका विस्तार है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर बात करें रोहतास का, ठीक है, या बात करें आप कैमूर का, रोहतास का बात करें या बात करें कैमूर का, तो दोनों ही जगह पर कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार है। जो रीजनल रूप से हम जानते हैं कि इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं कैमूर का पहाड़ी, कैमूर का पठारी भाग। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इसको कहेंगे कैमूर का, ठीक है, कैमूर का पहाड़ी भाग। तो अगर यह सवाल आपसे कहा जाए कि कैमूर की पहाड़ियां जो बिहार में है वो कौन से चट्टानों का श्रेणी या कौन सा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब जैसे कि हमने बता दिया कि ये भी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, मतलब यहां पर भी जो है वो खनिज मिलेगा। कारण क्या है कि पुराना चट्टान है तो यहां पर भी खनिज मिलेगा। तो इसमें जो बिहार में अगर खनिजों के विषय में कहा जाए तो रोहतास में भी प्रचुर है और कैमूर में भी प्रचुर है। दोनों ही जिले में जो है कैमूर की पहाड़ियां जो है ये विस्तृत है। ऐसा मत समझना है कि कैमूर की पहाड़ी केवल कैमूर में है, ये नाम है एक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा विस्तृत कैमूर में है इसीलिए नाम इसी पर पड़ गया है। तो एक साथ ही पहाड़ियां लगातार, कभी आप मैप पर देखोगे या कभी घूम करके देखोगे तो कैमूर जिला भी जाइए आप और साथ साथ में रोहतास भी जाइए तो लगातार पर्वतों का जो है वहां पर श्रेणी बना हुआ है। अब उसको तो काट करके तोड़ करके कोई जिला अलग कर नहीं सकता है। बात समझिए, किसी भी राज्य के अंदर दो जिले हैं,
अगर मान लीजिए कि बाउंड्री जो है वो एक दूसरे में जो है जा भी रहा है, अगर पहाड़ियों का तो काट करके तो बीच में अलग करेगा नहीं, कोई दूसरा देश तो नहीं है ना कि बीच में से दीवार बना दिया, तो एक साथ दोनों जगह पर विस्तृत है। कैमूर रोहतास से कितने लोग हैं, कोई है? आप लोगों को ये बातें तो पता भी होगा कि इस हिस्से में जो है वो लगातार जो है आपका पर्वतों का विस्तार है, जो कि पूरा आपका रोहतास से लेकर के कहां तक है, तो रोहतास भी है और साथ साथ में कहां है, कैमूर में भी है। बात समझ में आया? तो इसमें अब कुछ बात को ध्यान से समझिएगा कि जो ये रोहतास का हिस्सा दिखता है और ये कैमूर, इसमें रोहतास के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो रोहतास में सर्वाधिक, ठीक है, रोहतास में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो है इन्हीं कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? चूना। चूना पत्थर कहां की पहाड़ियों में मिलता है? लाइमस्टोन के विषय में अगर कहा जाए तो लाइमस्टोन कहां मिलता है? रोहतास में। कौन सी पहाड़ियों में? कैमूर की पहाड़ियों में। तो चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है रोहतास में, इसके साथ साथ में कैमूर के हिस्से में भी मिलते हैं, लेकिन हमने यहां पर मेंशन कर दिया है कि रोहतास में सबसे ज्यादा है। तो यही चूना पत्थर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? सीमेंट कारखाना के, अगर सीमेंट निर्माण की बात करें तो इसके लिए जो है चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बिहार में जितने भी सीमेंट कारखाना है सब के सब ये जो है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ही है। बात समझ में आया? अब जहां पर चूना पत्थर होगा जाहिर सी बात है खनिज आधारित उद्योग भी वहीं पर अधिक होंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सब सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझिएगा। सबसे अधिक चूना पत्थर कहां मिल रहा है? रोहतास में। रोहतास के साथ साथ थोड़ा कैमूर में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? और चूना पत्थर का इस्तेमाल किस लिए होता है? चूना पत्थर का इस्तेमाल जो होता है, चूना पत्थर का इस्तेमाल, चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है आपका सीमेंट उद्योग में, किस में होता है? सीमेंट उद्योग में है। बात समझ में आ रहा है? तो आप समझ रहे हैं कि जब सीमेंट उद्योग, तो 2-3 सीमेंट कारखाना का नाम भी आप याद रखिए। रोहतास में ही है डालमिया नगर। क्या है? डालमिया नगर सीमेंट उद्योग। हालांकि यह डालमिया नगर सीमेंट कारखाना बंद हो गया, इसके बदले में कल्याणपुर सीमेंट कारखाना चल रहा है, लेकिन परीक्षा में अब भी यह पूछा ही जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो डालमिया नगर सीमेंट कारखाना कहां है जी? रोहतास में है। इसके अलावे याद रखना है कल्याणपुर, क्या बोला हमने? कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, है ना? तो कल्याणपुर के विषय में कहे या डालमिया नगर के विषय में कहा, एक जो है श्री सीमेंट भी है, ठीक है, श्री सीमेंट। और अगर इसके विषय में कहा जाए तो ये औरंगाबाद में मिलता है, लेकिन औरंगाबाद का भी अगर लोकेशन देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हुआ सबको? तो रोहतास में और कैमूर में अगर देखा जाए तो पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि इसमें जो है चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है, और चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है वो किस लिए होता है? सीमेंट उद्योग। तो कैमूर की पहाड़ियों में प्रचुरता में देखा जाता है आपका ये जो है चूना पत्थर, और कैमूर की पहाड़ियां जो है वो हिस्सा है आपका किसका? विंध्य पर्वत श्रेणी का। सबको एकदम सीक्वेंस में याद रखो। जैसे ही बात करें हम विंध्य पर्वत श्रेणी का, विंध्य पर्वत श्रेणी का, तो आपको सबसे पहला चीज दिमाग में आना चाहिए कि बिहार का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, बिहार का दक्षिण साउथ वेस्ट का हिस्सा है। और जब साउथ वेस्ट के बारे में हम कहेंगे तो याद रखना है कि यहीं पर जो है कैमूर का जो है पहाड़ी है, और ये कैमूर की पहाड़ियां एक तो जो है आपका रोहतास में, कहां बोला हमने, और दूसरा जो हमने बोला वो कैमूर में। और यही जगह पर हमने आपको बोला है कि सबसे अधिक चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन है, और इसी चूना पत्थर का इस्तेमाल जो होता है किसमें होता है?
सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट फैक्ट्री में होता है। और यहीं से आप जानते हैं कि 2-3 जगह बताया एक ने। एक हमने ये बताया कि आपका डालमिया नगर, क्या बताया, डालमिया नगर बताया सीमेंट फैक्ट्री। उसके अलावे हमने बताया कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री, ये दोनों तो आपके रोहतास में हो गए। और एक हमने बताया अभी श्री सीमेंट, जो कि आपका है औरंगाबाद में। याद रहेगा आप लोगों को। तो सब एक दूसरे से जो है वो जुड़ा हुआ है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है जो कि आपको जबरदस्ती रटने की जरूरत है। अब 2 तो आपने देख लिया है ना। अगर देखा जाए तो आपने यहां धारवाड़ चट्टान भी देख लिया और साथ साथ में आपने विंध्यन भी देख लिया। धारवाड़ भी देख लिया और साथ साथ में आपने विंध्यन भी देख लिया। ये दोनों चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। कौन से युग में बना है? लेकिन दोनों में सबसे प्राचीन कह देगा तो ओल्डेस्ट रॉक बिहार का कौन सा है? धारवाड़ है। ठीक है, तो दक्षिण में ही दोनों हैं। अगर आप देखा जाए तो दोनों दक्षिण में ही है। अब हम जो है बाकी के हिस्से में देखेंगे कि कौन कौन सा चट्टान जो है वो आपका है। सबको समझ में आ रहा है ना? यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इस बात को आप जान लीजिए। बीपीएससी में एक प्रश्न जो है आपके फिक्स तौर पर मान लीजिए कि यहां से मिलेगा। तो यहां हम धारवाड़ लिख दें? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां पर क्या लिखे बताओ, क्या लिखे यहां पर? विंध्यन चट्टाने, है ना। चलो अब तीसरा देखना, जो हम बता रहे हैं आपको उत्तरी पश्चिमी हिस्से में। अगर पूरे इस हिस्से को देखा जाए तो ये बिहार का उत्तर पश्चिम है। कौन सा है? उत्तर पश्चिम, यानी कि आप देख रहे होगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप देखने का यहां पर कोशिश करें तो इस तरफ जो है आपका हिमालय है। ठीक है, और हिमालय का जो शिवालिक रेंज है उसी का विस्तार इस तरफ है। जब आपने हिमालय को पढ़ा होगा तो अलग अलग उसके श्रेणी बने हुए हैं। तो सबसे दक्षिण में जो नवीनतम दिखता है, अरे हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा है? शिवालिक है। तो जो हिमालय का सबसे नवीनतम है, मतलब नया जो है, जो शिवालिक है, उसी का विस्तार यहां पर थोड़ा आपको जो बिहार का उत्तर पश्चिम का हिस्सा है वहीं पर मिलता है। तो एक बात तो दिमाग में सेट हो गया कि अगर ये हिमालय का शिवालिक वाला भाग है, मतलब कि नया चट्टान है, तो अगर बिहार में भी इसको कंसीडर हम करेंगे तो नवीनतम चट्टानों में ही होगा, क्योंकि जो शिवालिक का हिस्सा बना है वो टर्शियरी इरा में बना है। मतलब जो टर्शियरी चट्टान है तीसरे युग में बने हैं। चट्टानों का निर्माण कितने युग में? पहला प्री कैम्ब्रियन, दूसरा कैम्ब्रियन युग में, तीसरा जो टर्शियरी और चौथा क्वाटरनरी। तो तीसरा और चौथा दोनों को हम नया वाला में कंसीडर करते हैं और पहला और दूसरा को दोनों को हम पुराना वाला में करते हैं। तो अगर ये उत्तर पश्चिम के हिस्से के विषय में कहा जाए तो यहां पर जो टर्शियरी जो आपके रॉक है, टर्शियरी चट्टाने हैं, वो मिलता है। तो यहां पर तीसरे वाला चट्टान के रूप में हम यहां पर लिखेंगे कि टर्शियरी चट्टाने। क्या लिखेंगे हम? टर्शियरी चट्टाने। ठीक है, टर्शियरी चट्टाने। तो अगर इस टर्शियरी चट्टान के विषय में अगर कहा जाए तो बिहार के जो है वो उत्तर पश्चिम में किधर होगा? अगर टर्शियरी चट्टानों के विषय में कहा जाए तो बिहार के कौन से हिस्से में? उत्तर पश्चिम में। अगर हम जिला वाइज देखा जाए कि इसका विस्तार कहां है, कहां ये एक्सपेंडेड है, इसका विस्तार कहां है, तो एक तो आप याद रखिए पश्चिमी चंपारण। कहां के बारे में हम बोल रहे हैं? पश्चिमी चंपारण। साथ साथ में पूर्वी चंपारण के हिस्से भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, पूर्वी चंपारण के हिस्से में भी सम्मिलित है। और थोड़ा आपको याद रखना है गोपालगंज का हिस्सा। क्या बोला हमने? गोपालगंज का हिस्सा याद रखना है। तो एक तो जो आपने यहां पर देखा कि जो वेस्ट चंपारण है ये याद रखना है, इसके साथ साथ में ईस्ट चंपारण है ये याद रखना है, यहां पर जो हमने गोपालगंज बोला ये याद रखना है, और यहां थोड़ा सा आगे शिवहर का हिस्सा जो है इसमें भी इसमें शामिल है। लेकिन मेनली आपका जो चंपारण का हिस्सा दिखता है
वो आपके टर्शियरी युग की चट्टाने हैं। कौन सा है? तो ये नवीनतम चट्टाने हैं कि पुरानी चट्टाने हैं? ये क्या है? नवीनतम चट्टाने हैं। ये आपके नए रॉक हैं, है ना, न्यू रॉक हैं। इसको हम नए वाले में हम कंसीडर करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो जो हिमालय का शिवालिक रेंज हम बता रहे थे, याद आ रहा है? ठीक है, हिमालय का शिवालिक श्रेणी का विस्तार है यह, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं हिमालय का, इसके जो दक्षिण में ये आपको दिखे जो सबसे नवीनतम, यही आपका शिवालिक है। कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो ये चूंकि शिवालिक नया है, इसीलिए टर्शियरी चट्टानों के विषय में अगर हम कहें तो ये भी आपका एक नया चट्टान हो जाएगा। इसका विस्तार कहां कहां है आपका? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, इधर शिवहर में थोड़ा, याद रहेगा। खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये संपन्न चट्टाने नहीं है। कारण क्या है कि टर्शियरी में भी खनिज नहीं के बराबर रहेगा, और क्वाटरनरी तो एकदम सबसे नया वाला रहेगा। बात समझ में आया? क्वाटरनरी तो सबसे नया वाला रहेगा। लेकिन फिर भी जब हम खनिज टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस बात पर थोड़ा जिक्र करेंगे कि जो पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, यहां पर सोना के निक्षेप मिले हैं। बात समझ में आया? अभी प्रमाण के तौर पर नहीं, क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग जो है जब जांच पड़ताल करते हैं तो उनको भी एक अनुमान ही लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक बार अभी से 3-4 साल पहले बहुत जबरदस्त हल्ला हुआ था कि बिहार के गया में तपोवन का जो पहाड़ी है, तपोवन के पहाड़ियों में सोना के निक्षेप। बाद में उत्खनन का काम भी शुरू हो गया। उत्खनन मतलब कि बड़े स्तर पर नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट जांच करना चाहते थे। तो पता चला कि सोना से मिलता जुलता धातु का निक्षेप है, सोना है ही नहीं। बात समझ में आया? गया के लोग तो कम से कम ये बात सोच रहे होंगे कि कम से कम सोना निकले कि किसी दिन। अब देखो दिमाग तो वो लगाएगा ही, ये सोना निकले कि हम लोग को नौकरी भी मिले, और थोड़ा छीना छोरी वाला तो काम हो ही करेगा। किसी दिन ट्रक को रोका जाएगा। निकाल तो सकता नहीं है, निकाल के अरे सोना एकदम ऊपर में थोड़े नहीं, उसके लिए तो बहुत अधिक उत्खनन, और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सोना एकदम मिल जाएगा। वो चट्टान जो है उसी में उसके निक्षेप रहते हैं। तो बहुत बड़ा अगर चट्टान का हिस्सा है तो बहुत छोटा सा सोना उसमें से निकलेगा। तो वो तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पत्थर चोरी करके जा रहा है, ऐसा तो करेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनी तो दिमाग में ये सारी चीजें होती है कि जहां रिफाइन किया जाएगा, जहां चीजों को ठीक किया जाएगा, बाद में ये साइंटिस्ट आए, चेक किए तो पता चला सोना नहीं है। अच्छा, न्यूज वाला तो एकदम दिखाना शुरू कर दिया, वो तपोवन वाला जो है पहाड़ का हिस्सा भी दिखा रहा है, और उसमें से चमकता हुआ सोना जैसा भी दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि एकदम सोना एकदम पहाड़ पर ऊपर ही जो है मोती की तरह झलक रहा है, ऐसा कि बिहार के गया जिला से निकला सोना, इतना सोना कि सबका बंद हो जाएगा रोना। समझ में? और हम बोले कि ये लोग तो बड़ा इंस्पायर्ड है भाई, और यही लोग कह रहा थे कि बाद में कि 2000 के नोट में चिप भी रहेगा। बात समझ में आए कि नहीं? न्यूज वाले को एक चीज मिल जाए, उसके बाद तो उसी में भाई इतना घुमाता है कि कहना नहीं है। अच्छा, जो लोग बड़े लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसका उम्र थोड़ा 50 साल 55 साल हो गया, उन लोग इस सबको गंभीरता से भी बहुत लेते हैं। सोना निकल गया, सोना निकल गया। और हम लोग थोड़ा सा समझदारी से समझते हैं कम से कम कि सोना ऐसा थोड़ा नहीं कि बाहर बह रहा है, गए उठा करके आ गए, ऐसा तो है नहीं। उसको साइंटिस्ट प्रॉपर चेक करता है कि हाँ है, पहले एक अनुमान लगना और दूसरा निकलना, दोनों में फर्क है। तो ये पश्चिम चंपारण में भी जो है सोना के निक्षेप का जो है अनुमान है। बिहार में 3 जगह पर है। सबसे ज्यादा अगर कहेगा तो जमुई में, बिहार में सोना का सबसे ज्यादा भंडारण कहां है? जमुई में। उसके बाद जो है आपका मुंगेर, कहां है? और सबसे नवीनतम अगर कहा जाए तो ये आपका पश्चिम चंपारण के हिस्से में जो है आपके नीचे। तो कभी अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि सबसे नवीनतम भंडार का पता कहां चला है, तो उत्तर पश्चिम चंपारण, और सबसे अधिक कहेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। तो ये सबको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और चौथा बताते हैं आपको, और जो चौथा है जिसका नाम है क्वाटरनरी चट्टाने। ठीक है, ठीक है, क्वाटरनरी चट्टाने। तो इसमें आपको क्या याद रखना है क्वाटरनरी में? अब देखो 3 तरफ से बिहार घिर चुका है, जहां तक अभी हमने बता दिया आपको।
तीन तरफ से तो ये घिर चुका है। तो यहां पर जो हमने बता दिया आपको कि टर्शियरी है, ये क्लियर हो गया आपको। यहां हमने बता दिया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और यहां हमने बता दिया आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये तीन हिस्से तो आपके कवर हो गए। ये जो बीच का हिस्सा आपको बचा है ना, जो मैदानी भाग जिसमें आप पढ़ते हो, ये जो पूरा निर्मित है ना, ये और नीचे तक चूंकि लिखा हुआ, ये जो पूरा मैदानी भाग है यही आपका जो है क्वार्टरनरी है। ठीक है, तो क्वार्टरनरी कहने का मतलब ही है कि सबसे नवीनतम हिस्सा है। तो क्वार्टरनरी चट्टानों को जो आप पढ़ोगे तो इसमें याद रखना है कि इन चट्टानों से ही बिहार का मैदानी भाग बना हुआ है। बिहार का मैदानी भाग जहां खेती किया जाता है, और यही क्वार्टरनरी चट्टानों में ही जो जलोढ़ का विस्तार आप देखते हो, जलोढ़ का विस्तार, जो एलुवियल सॉइल का जो विस्तार है, ठीक है, जो एलुवियल सॉइल का विस्तार है, ठीक है, ये सब इसी क्वार्टरनरी में है। तो बिहार का मैदान है ना, ये जो अगर कहा जाए कि जो बिहार का जो प्लेन मैदानी भाग है ना, जिसको आप जो है गंगा के मैदानी भाग के नाम से, गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हो, ये सब जो है क्वार्टरनरी चट्टानों से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो अब यहां ध्यान से कुछ टर्म को समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर क्वार्टरनरी चट्टाने के विषय में कहा जाए, क्वार्टरनरी रॉक के विषय में अगर कहा जाए, तो उसमें यह याद रखना है कि आपका पहला पॉइंट जो हमने बताया कि गंगा का मैदान है ना, गंगा का मैदान जो है ना, अगर हम बात करें गंगेटिक प्लेन के विषय में अगर कहा जाए, तो ये सब कौन से चट्टान का हिस्सा है? इसी को हम कहेंगे बिहार का मैदानी भाग भी, बिहार का मैदानी भाग है ना, जितने भी प्लेन हैं आपके ये सब इसी के हो गए। अब इसमें जो मिट्टियां हैं ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टियों से यह निर्मित है, जलोढ़ मिट्टियों से यह जो है वो निर्मित है। तो याद रखना है कि क्वार्टरनरी जो मैदान है, इसी मैदान में अगर कहा जाए तो आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वार्टरनरी हिस्सा है इसमें खेती खूब होता है ना, एग्रीकल्चर, तो कृषि प्रधान क्षेत्र हम इसको बोलेंगे। समझ में आया? कृषि प्रधान क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में कृषि प्रधान क्षेत्र है। अब इसमें ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है, विंध्यन समूह मतलब विंध्यन क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र या फिर क्वार्टरनरी क्षेत्र, कौन हो जाएगा? क्वार्टरनरी। क्योंकि ये तो हम एग्जाम्पल में भी 3-4 लैंग्वेज में 3-4 तरह से सेंटेंस बना के बता रहे हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। बात समझ में आया? क्योंकि जो वहां क्वेश्चन सेट करने वाला है वो सबसे ज्यादा विवेक वाला है, बुद्धि वाला है। तो वो तो एक ये देखेगा कि जो बच्चे ट्रेंडिंग चीज होते हैं, जो हर साल रट करके केवल आ जाते हैं, वो प्रश्न पूछने का जो है अब जो है धीरे धीरे जो नंबर से वो कमते जा रहा है। अब ये पूछने का इसका प्रकृति चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसे प्रश्न बना दिए कि सबसे अधिक जो कृषि का क्षेत्र है, खेती का जो क्षेत्र है कौन है, तो जाहिर सी बात है कि जो नवीनतम हिस्सा होगा, जो मैदानी भाग होगा, जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ होगा, खेती के लिए सबसे संपन्न वही होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्र जो है वो आपके क्वार्टरनरी रॉक का ही हिस्सा है। अब इसमें भी देखिएगा, इसके दो भाग हैं। एक तो इसमें जो क्वार्टरनरी का जो आप पढ़ते हो, जिसमें आप पढ़ते हो गंगा का उत्तरी मैदान, है ना, क्या पढ़ते हो? अगर हम मैदानी भाग के विषय में कहा जाए, मैदानी भाग के विषय में अगर कहा जाए, तो जब हम प्लेन के विषय में कहते हैं तो इसके दो भाग बताते हैं। एक तो गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, और दूसरा जो है वो गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। तो अगर इसके विषय में कहा जाए तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर हम नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा, है ना, अगर ऐसा कहें कि अगर हम बात करें नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा के विषय में, तो इसमें याद रखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। कैसा मिलेगा? नवीन जलोढ़ मृदा मिलेगा, मतलब कि न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा। बात क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? हाँ, तुम लोग को बैठे बैठे थक जा रहे हो।
बताओ। और दक्षिण के तरफ अगर कहेंगे तो ये अगर साउथ प्लेन ऑफ गंगा में कैसा मिलेगा? पुरानी पुरानी जलोढ़ मृदा, मतलब कि ओल्ड एलुवियल सॉइल। याद रहेगा आप लोगों को? तो बहुत सारा बात तो हम लिखा नहीं पाएंगे ज्योग्राफी में, कारण क्या है कि क्वेश्चन खूब नया नया बनता है, लेकिन कम से कम अगर आप समझ लीजिएगा तो उसमें क्या है कि नए प्रश्नों के साथ में आप इसको डील कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका क्वार्टरनरी का मैदान है हिस्सा। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बनेंगे, जब जिला वाइज पूछा जाएगा तो ये जो बीच के जिले जितने भी आपको दिखेंगे, ये बीच के जिले सभी जो है वो नवीन मिट्टियों से या जलोढ़ मिट्टियों से या क्वार्टरनरी का हिस्सा बनेगा। जैसे अगर बात कर ले हम पटना का, बताओ कैसा हिस्सा है? क्या आपको पटना में कोई बड़ा पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है? क्वार्टरनरी में इतना आप जान लीजिए कि बड़ा कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है चौथे फेज वाला है। लेकिन गया में जब आप, अरे भिखना पहाड़ी खाली नाम है, पहाड़ खोजो तो मिलवे नहीं करेगा। कहां है पहाड़ बताओ? पहाड़ देखना है अगर तुमको बिहार में तो कैमूर जाओ, रोहतास जाओ, गया जाओ, मुंगेर जाओ। अभी हम बता रहे थे ना कि दक्षिण के हिस्से में गया जो है सबसे गर्म है, तो गया में तो ऐसे है, मतलब लगातार, मतलब जो गया से पहाड़ी का हिस्सा दिख रहा है, गया इधर आपका गया से होते होते जो है आपका जो है पहुंच गया नवादा तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वही आगे बढ़ते बढ़ते मतलब पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के उस तरफ। गया अगर कभी गए होंगे तो देखिएगा, आधा तो मंदिर बना हुआ है जो केवल पहाड़ पर ही, रामशिला पहाड़ पर रामशिला मंदिर, प्रेतशिला पहाड़ पर प्रेतशिला मंदिर, बात समझ में आए? ढूंगेश्वरी पहाड़ पर ढूंगेश्वरी मंदिर, सीताकुंड भी बना हुआ है, वो भी एक मंदिर जो है उसमें पहाड़ पर ही है। तो जब पिंडदान होता है, अब ज्यादा कोई जगह ही नहीं है घुमाने का, तो कहां घुमाएगा उन लोगों को? जब पिंडदान होता है तो पिंडदान के बाद बोलता है कि आप लोगों को प्रेतशिला पहाड़ घूमना पड़ेगा। प्रेतशिला पहाड़ पर जाइएगा तब ये जो है आपके पूर्वज का भूत जो है छोड़ेगा, मतलब पूरा पिंडदान करा देगा। और उसके बाद कहेगा क्या कि भूत तो रहेगा, आत्मा तो रहेगा साथ साथ में, और इससे अगर मुक्ति चाहिए तो प्रेतशिला पहाड़ जाना होगा। और है कुछ नहीं, क्या रहेगा, प्रेतशिला पहाड़ पर ले जाता है इन लोगों को, ऐसे ही 4-5 और ऐसे घुमा दिया, समझ में आया कि नहीं? और उसी प्रकार से मंदिर में डाला, बोला कि सब भूत अब यहीं रह जाएगा, इसीलिए उसका नाम ही है प्रेतशिला। क्या नाम है? प्रेत मतलब समझ रहे ना, भूत, और शिला मतलब पत्थर, तो समझ ही रहेंगे आप। तो भूत वाला जो है एक आपका जो है वो यहां पर जो है वो पहाड़ है जिसको कि कहेंगे प्रेतशिला। लेकिन जो है बाहर के लोग आते हैं उसी को घुमा। अब इसमें देखो दो लोगों का काम मिलता है, पहला तो गाड़ी वाला ड्राइवर जो है उसको मिलता है, अगर 30-40 किलोमीटर दूर है देखो ड्राइवर को काम मिल गया, और दूसरा पंडित जी का दिन भर जो है उसका काम निकल गया, क्योंकि अगर 40 किलोमीटर लेके जाएगा तो लेकर के आएगा भी, तो उसको भी 3000 और उसको भी 2000, 5000 रुपये बन गया। मतलब एक बार में अगर कोई व्यक्ति गया पिंडदान के लिए तो 1-8 लाख का बिल बनवा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब अलग अलग जगह का खूबी है। तो पहाड़ी हिस्सा अगर आपको देखना है, क्या हो गया जब पितृ पक्ष में किया जाता है, किस मंथ में किया जाता है? हिंदी माह के अनुसार होता है, ठीक है? तो जनवरी फरवरी वाला तो मिलेगा नहीं आपको। अबे बिहार का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना बाकी है, काहे चिंता कर रहे हैं आप लोग? उस सब हम बताएंगे कि कौन कौन सा मलमास मेला लग रहा है, सरस मेला लग रहा है, पिंडदान का मेला लग रहा है, ठीक है, बांसी मेला लग रहा है, किस प्रकार से, सब के सब बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। समझ में आया? तो पहाड़ी का हिस्सा जो है वो दक्षिण में ही है मेनली, समझ में आया? अब इधर अगर पटना के विषय में कहा जाए, समस्तीपुर के विषय में कहा जाए, तो इधर पहाड़ी का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। तो अगर जिला वाइज देखा जाए क्वार्टरनरी चट्टानों का, तो जितने भी जिले इस हिस्से में हैं, चाहे हम बात कर दे या तो आपका पटना का, ठीक है, या इसके ऊपर जो वैशाली दिखता है इसका बात करें, या अगर हम बात करें अगर इधर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समस्तीपुर को देखेंगे, है ना? तो ये सब के सब जो है क्वार्टरनरी चट्टानों से बना हुआ है, जो कि सबसे नवीनतम है। तो समझ में आया चारों प्रकार का चट्टान? तो बिहार का भूगर्भिक संरचना, ये जो बोर्ड का पीडीएफ है इसको एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा देंगे, ठीक है? तो एक तो अभी लिखवाएंगे भी, बाद में ये आपको काम आने वाला है। तो एक बार इतना सबको नोट डाउन कर लिया जाए, ये 4 प्रकार के जो आपके चट्टान का हिस्सा है।
सबसे अधिक जो है चूना पत्थर कहां से मिलता है? पार्टिकुलर जगह मुझे नहीं पता है, कोई पूछ रहे पश्चिम चंपारण में सोना का निक्षेप कहां से मिला है। अब जा करके तो देखे नहीं और किताब ये भी नहीं कह रहा है, हैं? कि फलन चचा के गांव के पीछे में है। बताइए, ये भी नहीं हम बता सकते। जिला बहुत है, पार्टिकुलर जगह तो पूछेगा ही नहीं आपसे। लिखिएगा। अच्छा, कल जो हमने आपको बताया था, थोड़ा समय कम था इसलिए ज्यादा डिटेल में उसको नहीं लिखाया था, उसको आगे लिखवा दे। हाँ, कल जो हमने लिखवाया था उसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखवाया था क्योंकि थोड़ा समय कम था। तो जो कल का टॉपिक था वो क्या था? कल का टॉपिक बताओ मुझे पहले। बिहार के भौतिक कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्या बताया था? हिमालय का। तो इसको थोड़ा डिटेल में आज लिखना होगा, ठीक है? तो जो आपने शॉर्ट में लिखा था उसको फिर से नीचे से स्टार्ट करिए और लिखिएगा, ठीक है? हिमालय का तराई प्रदेश, उसी के साथ लिखिएगा हिमालय का तराई प्रदेश, लिखिएगा तेराई रीजन ऑफ हिमालय माउंटेन, तेराई रीजन ऑफ हिमालय माउंटेन, लिखे आप लोग, लिखिएगा। यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित, यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 932 किलोमीटर है, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? अगला लाइन लिखिएगा। यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का, यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, ठीक है? लिखिएगा इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर लिखिएगा सोमेश्वर श्रेणी, पहले नंबर पर लिखिएगा सोमेश्वर श्रेणी। दूसरे नंबर पर लिखिएगा दून वैली या दून की घाटी, या इसी को हरहा घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप इसमें लिखिएगा रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है? तो ये जो आप तराई प्रदेश को देख रहे हो, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो जो इसका पहला हिस्सा हमने बताया, जिसका क्या बोला? सोमेश्वर, क्या बोला? सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा जो बोला इसमें हमने, जिसका नाम है हरहा घाटी,
इसी को कहते हैं दून घाटी। और तीसरा जो बताया हमने इसमें, उसका क्या बताया नाम? रामनगर दून, या दून श्रेणी के नाम से, या इसको दक्षिण श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण में है ये सोमेश्वर के, दक्षिण श्रेणी। तो अगर तीनों के विषय में कहा जाए तो तीनों ही आपके पश्चिम चंपारण में ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तीनों ही पश्चिम चंपारण में। आप लोग जो है इसमें तीनों सीक्वेंस में लिखिएगा, सोमेश्वर रेंज है ना, दून वैली, और फिर रामनगर दून। लिख लिया यहां तक आप लोग? चलिए अब इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा सभी लोग। आप लोग पहले टाइटल दीजिए। इसमें क्या लिखा था फर्स्ट वाले में आपने? तेराई रीजन ऑफ हिमालय माउंटेन। इसमें आप लोग लिखिएगा द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार इज एक्सपेंडेड एज तेराई रीजन, the total area is about 932 square kilometer, 932 स्क्वायर किलोमीटर। आगे लिखिएगा द शिवालिक माउंटेन रीजन इज, द शिवालिक माउंटेन रीजन इज कंसिडर्ड द टर्शियरी पार्ट ऑफ तेराई। आगे लिखिएगा it can be divided into, it can be divided into 3 subdivisions, it can be divided into 3 subdivisions। तीनों का नाम नोट डाउन करिए यहां से। और साथ में मैप बना करके इसको यहां पर लिखना भी है। ये लोग ऑनलाइन वाले भी अपना अलग ही बातचीत करते रहते हैं। ये कह रहे लिख लिया सिस। सिस का मतलब क्या होता है? सिस्टर। हाँ? लिख लिया सिस। देखो देखो देखो, महारथियों को देखो पीछे। आज गाइज वाला लड़का नहीं मिला है। ये कहता है हेलो गाइज। लिखा है, आते ही मैसेज करेगा हेलो गाइज, 10-15 बार कॉपी पेस्ट। तुम लोग महारत हासिल कर ली हो नहीं? कौन है? उसको देखिए जरा, पकड़ के बाहर निकालो। अंकित पीछे ही बैठा हो ना, उसको जरा देखो, बाहर निकालो, जरा बिठाओ कुछ देर। देखो ना कर भी रहा है गधा फिर से। बगल वाला बताना तो जरा, बगल वाला एकदम बेवकूफ है, इतना भी समझ में नहीं आता है। मतलब एडमिशन किस लिए ले लिया है? बस ऐसे ही आकर के बैठे रहना है। तो कम से कम खुद नहीं पढ़ो तो दूसरे को तो पढ़ने दो कम से कम। लिखो आगे। पहला नंबर पे लिखना सोमेश्वर श्रेणी, और डैश देकर के लिखिएगा सोमेश्वर श्रेणी, डैश देकर के लिखिएगा
लिखिएगा सोमेश्वर श्रेणी, इसमें लिखिएगा पश्चिम में त्रिवेणी नहर के सिरे से लेकर, पश्चिम में त्रिवेणी नहर के सिरे से लेकर, देखो त्रिवेणी नहर आप लोग को अभी पता नहीं होगा तो बता दूं मैं, इसमें एक नदी आती है इसका नाम है गंडक नदी। कौन सा नदी? तो चंपारण से ही गुजरती है और चंपारण में ही जो है वाल्मीकि नगर या एक जगह है जिसका नाम है भैंसा लोटन। क्या नाम है जगह का नाम? भैंसा लोटन। वहीं से एक नहर निकाला गया है बैराज बना करके और उसी का नाम है त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर जो है वो पश्चिम चंपारण में, कहां से निकलता है? तो इसी में आप लिखिए पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी तक। ठीक है, त्रिवेणी नहर से लेकर के याद रखिएगा, इसमें त्रिवेणी नहर से, है ना, भिखना ठोरी जगह का नाम है, चंपारण में ही है। भिखना ठोरी तक सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है जो कि लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, लिखिए आगे। आगे लिखिएगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 874 मीटर, 874 मीटर तक है। ठीक है, अगला लाइन में लिखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण में है, का विस्तार पश्चिम चंपारण में है, जो बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी में, बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी में शामिल है। इसकी औसतन ऊंचाई, चलो ये काट दो, इसकी औसतन ऊंचाई लिखाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 874 लिख दिया ना। इसको कई जगह पर राउंड फिगर में 880 लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आया कि सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 880 मीटर तक की मिलती है। चलिए अब आप लोग लिखिएगा सबसे पहले नंबर पर सोमेश्वर रेंज और डैश देकर के लिखिएगा, द सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड ओवर, द सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड ओवर an area of about 75 square kilometer, area of about 75 square kilometer, from the head of the Triveni canal, from the head of the Triveni canal to the west to Bhikhna Thori, to the west to भिखना थोरी, मतलब कि त्रिवेणी नहर केनाल से, त्रिवेणी केनाल से लेकर के भिखना थोरी तक। अब ये दोनों जगह जो है वो आपका चंपारण में ही है। कहां है? चंपारण में। तो इसलिए एक लाइन को नया मेंशन भी कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ना, सेम क्वेश्चन आता है। तो इसमें लिखिएगा
सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड इन सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण its highest peak is 874 मीटर 874 मीटर्स लिख लिए। आगे लिखिएगा दूसरा, दून घाटी, दून वैली, ऑब्लिक देके लिखिएगा इसमें हरहा घाटी, हरहा वैली। ठीक है, लिखिएगा इसमें यह रामनगर दून और यह रामनगर दून और रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। इसे हरहा घाटी के रूप में भी जाना जाता है। इसे हरहा घाटी के रूप में भी जाना जाता है। इसे हरहा घाटी के रूप में भी जाना जाता है। लिखिएगा, यह लगभग 643 किलोमीटर, यह लगभग 643 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। यह 643 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा के जलोढ़ मैदान से भी ऊंचा है। हाँ, मतलब लंबाई कहने का मतलब ये घाटी जो है इसका, ये ऊंचा नहीं है। घाटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए, अरे तो ये भाई मुड़ करके भी तो रह सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? सीधा 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 जरूरी थोड़ा ना चलेगा। लाओ, किसी के पास बुक है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जरूरी थोड़ा ना कि एकदम सीधा स्ट्रेट ही चले। है ही नहीं। इसमें तो दिया ही नहीं है जी। इसमें दिखाओ, और लाओ 5-6 किताब। चलो, ये जो आपका लंबाई लिखा हुआ इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए आप लोग। इसको लिखो ही मत, इतना विवादित लग रहा है तो भाई दिखाओ कहाँ। तो 22 किलोमीटर है, इसमें 24 है, सब में अलग अलग मिल रहा है। यहाँ 22, इसको काट दो। ठीक है, किताब में खुद ही अलग अलग दिया हुआ है सब। दूध सार, इसको काटो सब। इसमें खुद किताब को ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चलिए, इसको काट दीजिएगा इसके लंबाई को लेकर के। ठीक है,
लिख लिया? इसकी लंबाई को नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखिए इसमें कि गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। चलिए आप लोग लिखिएगा दून वैली। अब कई बार तो हम खुद कंफ्यूजन में रहते क्या बताएं यार तुम लोगों को, एक में कुछ 22, 24, 26, 31, 241, बताओ। चलिए लिखिएगा दून वैली इज सिचुएटेड बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज। दून वैली इज सिचुएटेड बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज। It is also known as Harha River Valley. It is also known as Harha River Valley. It is slightly higher than the alluvial plain of Ganga. It is slightly higher than alluvial plain of Ganga. आगे लिखो रामनगर दून, ऑब्लिक देके लिखना दक्षिण श्रेणी। रामनगर दून ऑब्लिक देकर के लिखिएगा दक्षिण श्रेणी। ठीक है, इसमें लिखिएगा सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में छोटी छोटी पहाड़ियों का 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। सोमेश्वर का अधिकतम ऊंचाई कितना था? 874, और इसमें अगर देखा था 200। सोमेश्वर से बहुत नीचा है कि नहीं, ये पता चल रहा है ना आपको, सोमेश्वर से नीचा है। अगला लाइन लिखिएगा इसमें, यह हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। अब ये बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं, यह हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है ना। यह हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। कारण क्या है कि सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में ही तो हरहा घाटी है ना, तो ये हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। आगे लिखिएगा, इंग्लिश वाले लोग लिखिए रामनगर दून रेंज, रामनगर दून रेंज, इसमें लिखिएगा आप लोग रामनगर दून रेंज। लिखिएगा दून वैली इज सिचुएटेड, सॉरी दून वैली बता दिया ना मैंने, रुके। इट इज सीक्वेंस ऑफ अ स्मॉल हिल्स, लिखिएगा इट इज सीक्वेंस ऑफ अ स्मॉल हिल्स in the southern part of Someshwar range. In the southern part of Someshwar range. It expanded in
214 square kilometer. It's expanded in 214 square kilometer. Its maximum height is 240 meter. 240 meters. आगे लिखिएगा, it is located in the south of the Harha River Valley. It is located in the south of the Harha River Valley, which is also known as South Range. Which is also known as South Range. लिख लिया आप लोग? तो ये तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश बताया, इसका नाम क्या है? सोमेश्वर रेंज या सोमेश्वर श्रेणी, है ना, जो कि आपके पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसका मैक्सिमम हाइट कितना बताया? 874, जो कि बिहार के सबसे पीक पर हाईएस्ट चोटी अगर कहा जाएगा, सबसे जो है ऊंची चोटी, तो ये सोमेश्वर रेंज है। उसके बाद हमने बताया दून वैली, जिसको और क्या कहते हैं? हरहा वैली। और तीसरा जो है आपका रामनगर। तीनों क्लियर हो गया आप लोगों का? बिहार का एक और प्रदेश है जो कि नाम से आप समझिए, जिसको चौर कहा जाता है, चौर या मन। तो बिहार में कई ऐसे जगह है जहां से पानी जब गुजरता है, नदियों का पानी, तो एक जगह पर स्टोर हो जाता है। तो जो झील की तरह जो बनता है, समझ में आ रहा है आपको? झील की तरह कहीं पर जैसे तालाब की तरह पानी स्टोर हो गया, उसी को चौर कहते हैं या फिर मन कहा जाता है। तो जो आपके नॉर्थ बिहार में कई ऐसे हिस्से हैं। कारण क्या है कि नॉर्थ बिहार में नदियां अधिक है जिसमें पानी आता है, और कई नदियां तो बिल्कुल मोड़दार है। तो जितना अधिक नदी का पानी मुड़ेगा, समझ लीजिए उतना अधिक चौर का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर जैसे दक्षिण का फल्गु नदी है, एकदम सीधे बहता है, जब तक पानी नहीं खत्म होता है जाते ही रहता है, तो इसमें चौर का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो ज्यादातर नदियां जो है उसका मार्ग मोड़दार ही है। चाहे आपका इस प्रकार से आके मुड़े, डायरेक्ट मुड़े, या तो कोसी तो फिर कहना ही नहीं है, कोसी में तो बहुत अधिक है। तो जितना अधिक मुड़दार होगा उतना जो आपका जहां पर मुड़ने का जगह होता है वहां पर पानी स्टोरेज ज्यादा होता है, उसको क्या कहेंगे? चौर कहेंगे। तो ऐसे कभी किताबों में लिखा हुआ मिल जाए चौर या मन, तो समझिएगा नदी के पानी के बहाव में जो रुकावट के कारण झील जैसी स्थितियां बनती है, उसी को क्या कहते हैं? चौर कहते हैं। समझ में आया सबको? तो आज तक के लिए है इतना ही लिखवाएंगे। आज जो पढ़ाया है हमने वो तो लिखवा ही नहीं पाए, है ना? ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, इसको पहले लिखवा देना चाहिए था, है ना? और अब तो इतना समय है नहीं कि आपका लिखवाया जा सके। इतना शांत रहो, इतना मेहनत से पढ़ाएं आज का क्लास नहीं। इसमें पढ़ाने में समझाने में कितना मेहनत। अरे हिस्ट्री में क्या है, ऐसे ही बोल देते थे आप लोगों को। असली तो जो है ज्योग्राफी में समझाना पड़ता है कि नहीं? और इतना मेहनत से समझाएं और बताओ लिखवा भी नहीं पाए। इसको ऐसे ही सेव करवा देते हैं, ठीक है? कल क्लास में जैसे ही आएंगे सबसे पहले इसको लिखवाने का काम करेंगे, ठीक है? और इस क्लास नोट्स, ये जो बोर्ड का पीडीएफ बनेगा, इसको एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा देते हैं। क्योंकि देखो इसको लिखवाने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा, है ना? 45 मिनट तो जरूर लगेगा। आप समझ लो कि हर एक तरीके का अलग अलग बताना है इसमें। चलो ठीक है आज के लिए। हाँ, इसी से नोट डाउन करवाएंगे, ऑफ कोर्स इसी से करवाएंगे।